हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले 11वीं भौतिकी के विद्यार्थियों के लिए मैं अभय कुमार अध्याय 1 भौतिक जगत के भाग 4 को डिस्कस करने जा रहा हूं। इस वीडियो का टॉपिक है प्रकृति में मूल या मौलिक बल, फंडामेंटल और बेसिक फोर्सेस इन नेचर। वैसे तो प्रकृति में कई प्रकार के बल उपस्थित होते हैं, परंतु प्रकृति में मुख्यतः 4 प्रकार के मौलिक बल पाए जाते हैं। नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 2 विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नंबर 3 प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड नंबर 4 दुर्बल नाभिकीय बल या कमज़ोर बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स अंग्रेजी में। राइट डाउन। प्रकृति में मुख्यतः चार प्रकार के बल पाए जाते हैं। निम्न 4 प्रकार के बल। नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण अंग्रेजी में इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस कर लिया जाए, उसके बाद दूसरे प्रकार का बल विद्युत चुंबकीय बल तथा 2 अन्य बलों को डिस्कस किया जाएगा। न्यूटन के अनुसार प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में एक पिंड दूसरे पिंड को आकर्षित करता है। उस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, जो कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम F = G m1m2/r² से प्राप्त होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी निकट स्थित 2 वस्तुओं के बीच में या अनंत दूरी पर स्थित 2 वस्तुओं के बीच में क्रियाशील होता है। अगर किसी मेज पर 2 वस्तु काफ़ी निकट रखी जाती है, सपोज किया जाए 2 बुक हैं, पुस्तकें हैं, एक दूसरे के निकट रखी जाती हैं, या 2 बैग हैं एक दूसरे के निकट रखे जाते हैं, तो उन दोनों पुस्तकों या दोनों बैग्स के बीच भी आकर्षण बल क्रियाशील होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्रियाशील होता है। लेकिन यह बल इतना कमज़ोर है कि उन दोनों वस्तुओं को विस्थापित नहीं कर पाता। अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में उपस्थित सबसे कमज़ोर बल है, लेकिन इसका रेंज अनंत तक होता है, इसका परास अनंत तक होता है, अनंत दूरी तक। मतलब पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, और काफ़ी निकट स्थित 2 वस्तुओं के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, लेकिन बहुत ही कमज़ोर बल है। यहाँ तक कि कमज़ोर नाभिकीय बल, जिसे कमज़ोर बल कहा जाता है, उससे भी कमज़ोर बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो और गुरुत्वाकर्षण बल प्राप्त कहाँ से होता है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम से गुरुत्वाकर्षण बल प्राप्त होता है। F = G m1m2/r², जहाँ m1 तथा m2 2 द्रव्यमान हैं, m1 और m2 2 पिंडों के या 2 कणों के द्रव्यमान हैं, जिनके बीच की दूरी r है। तो m1 द्रव्यमान का कण m2 द्रव्यमान के कण को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तथा m2 द्रव्यमान का कण m1 द्रव्यमान को अपनी ओर आकर्षित करेगा। m1 द्रव्यमान का कण या पिंड m2 द्रव्यमान को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जबकि m2 द्रव्यमान का कण m1 द्रव्यमान को अपनी ओर आकर्षित करेगा। m1 m2 को तथा m2 m1 को अपनी ओर, दोनों अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो दोनों बल का परिमाण समान होगा, दिशा विपरीत होगी। तो इस बल के परिमाण को अगर F मान लिया जाए तथा दिशा विपरीत है, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से
दो कणों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल का मान उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम से यह गुरुत्वाकर्षण बल प्राप्त होता है, जो कि किन्हीं दो पिंडों या कणों के बीच पाया जाता है और इसका परास अनंत तक होता है। तो इस सूत्र में F गुरुत्वाकर्षण बल है, m1 तथा m2 द्रव्यमान के कणों के बीच क्रियाशील। अब गुरुत्वाकर्षण बल के कुछ गुण को देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का गुण, पहला गुण तो प्रॉपर्टी यही है कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण स्वभाव का होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण स्वभाव का होता है, केवल आकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल विकर्षण स्वभाव का नहीं होता है, इसमें विकर्षण नहीं पाया जाता है, आकर्षण स्वभाव का होता है। दूसरा गुण है गुरुत्वाकर्षण बल का, इसका परिसर या परास रेंज अनंत तक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल अनंत तक, मतलब पृथ्वी तथा सूर्य काफ़ी अधिक दूरी है तो पर भी उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी 1.5 × 10⁻11 मीटर, फिर भी काफ़ी अधिक दूरी होने के बावजूद भी दोनों के बीच में, मतलब पृथ्वी तथा सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। तो इस बल का परास, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का परास अनंत होता है। परास या परिसर, इस बल का परिसर रेंज अनंत होता है, रेंज अनंत। तीसरा गुण हो सकता है इसका गुरुत्वाकर्षण बल का कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में उपस्थित सबसे कमजोर बल है। यह इतना कमजोर है कि निकट स्थित दो वस्तुओं के बीच तो क्रियाशील होता है, लेकिन एक दूसरे को विस्थापित दोनों वस्तुओं को, मतलब काफ़ी निकट स्थित दो वस्तुओं के बीच, जैसा कि मैंने उदाहरण में बतलाया, उनके बीच क्रियाशील अवश्य होता है। दो निकट रखे वस्तुओं के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल क्रियाशील जरूर होता है, लेकिन इतना कमजोर है कि उन वस्तुओं को विस्थापित नहीं कर पाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में सबसे कमजोर बल है, मतलब यह गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में उपस्थित सबसे कमजोर बल है, प्रकृति का सबसे कमजोर बल है। इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे कमजोर बल है। प्रकृति में उपस्थित मुख्यतः चार बलों में यह सबसे कमजोर है। यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या है? दो पिंडों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों कणों के बीच की दूरी r के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के दूसरे भाग में शामिल है। तो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करेगा, माने दूरी बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटेगा और कम दूरी में गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक होगा। तो चौथा गुण हो गया इसका, फोर्थ प्रॉपर्टी, यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या है? F varies as 1/r², F varies as 1/r² का पालन करता है। ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी, चौथा गुण हो गया गुरुत्वाकर्षण बल का। अगला गुण, यह एक केंद्रीय बल है। गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है अंग्रेजी में, जो दोनों द्रव्यमानों को, दो पिंडों के द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुरेख काम करता है। मतलब या तो m1 की ओर काम करेगा, दो कणों मतलब m1 तथा m2 को मिलाने वाली जो रेखा है उसके अनुरेख काम करेगा, या तो m1 की ओर काम करेगा और नहीं तो m2 की ओर काम करेगा। मतलब यहाँ पर फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ऑफ मास m1 ड्यू टू मास m2। m1 द्रव्यमान के कण पर m2 के कारण क्रियाशील बल को हम F12 से निरूपित करें, और m2 द्रव्यमान के कण पर क्रियाशील बल को m1 के कारण इसको F21 से अगर निरूपित किया जाए तो इन दोनों बलों का मान समान होगा। F12 मॉड ऑफ F12 इक्वल्स टू मॉड ऑफ F21 इक्वल्स टू F, इसे माना गया। F दोनों बलों का परिमाण समान है, दिशा विपरीत है। तो ये दोनों बल F12 तथा F21 मतलब दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुरेख क्रियाशील होता है। तो ऐसे बल को क्या कहा जाता है? केंद्रीय बल कहा जाता है। विद्युत चुम्बकीय बल भी केंद्रीय बल है, जो कि दो आवेशित कणों
दो आवेशों या दो चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के अनुरेख कार्य करता है। तो यह एक गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है। यह एक केंद्रीय बल है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी बल वैसा बल है जिसके द्वारा किया गया कार्य, जिसके द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य केवल उस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। किस रास्ते से उस वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया गया, इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी उसी नेचर का बल है, संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह तक विस्थापित करने में किया गया कार्य उसके रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। किस रास्ते से उसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया गया उस पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति। मान लिया कि वस्तु को ज़मीन के ग्राउंड सरफेस पर रखा गया है, ज़मीन की सतह पर रखा गया है और वहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस तक, 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। तो उसका प्रारंभिक स्थिति ग्राउंड पर है, ज़मीन पर है, और दूसरी स्थिति उसका 2 मीटर ऊंचाई पर है। तो इन्हीं दो स्थितियों पर निर्भर करेगा, किस रास्ते से ले गए, डायरेक्ट उसको लिफ्ट किए ज़मीन से 2 मीटर की ऊंचाई तक ले गए या बगल के रास्ते से उसे ले गए दोनों साइड से, तो उस पर डिपेंड, दोनों ओर से, तो उस पर डिपेंड नहीं करता है, केवल वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो ऐसे बल को संरक्षी बल कहा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी एक संरक्षी बल है। एक पॉइंट और आप लोग, एक प्रॉपर्टी और नोट करें, गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है। ये नंबर 6 पॉइंट हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स अंग्रेजी में। और कंजर्वेटिव का मतलब, संरक्षी बल का मतलब जो कि पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। यह एक संरक्षी बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। और एक और पॉइंट लास्ट में, गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न क्यों होता है, कैसे होता है? तो वह गुरुत्वायन कण है जिसके एक्सचेंज से, दो वस्तुओं के बीच में गुरुत्वायन कणों के आदान प्रदान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है। गुरुत्वायन को अंग्रेजी में ग्रेविटेंस कहा जाता है। तो इसलिए इसका जो क्षेत्रकण होगा गुरुत्वाकर्षण बल का, वह गुरुत्वायन है। तो क्षेत्रकण हो गया गुरुत्वाकर्षण बल का, गुरुत्वायन के आदान प्रदान के कारण होता है। दो वस्तुओं में क्षेत्रकण, फील्ड पार्टिकल्स, इसका गुरुत्वाकर्षण बल का क्षेत्रकण गुरुत्वायन, ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटेंस। गुरुत्वायन को ग्रेविटेंस, ग्रेविटेंस कण है, गुरुत्वायन कण है जिसका दो वस्तुओं के बीच आदान प्रदान के कारण गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है। अब दूसरे प्रकार का बल प्रकृति में जो पाया जाता है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बतलाया कि 4 प्रकार का बल में पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा बल है विद्युत चुंबकीय बल। तो विद्युत चुंबकीय बल आता कहाँ से है? विद्युत चुंबकीय बल दो आवेशित कणों या दो आवेशों के बीच क्रियाशील वैद्युत बल एवं दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच क्रियाशील चुंबकीय बल का संयुक्त प्रभाव है। मतलब विद्युत चुंबकीय बल वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल का संयुक्त प्रभाव है। दोनों बलों को मिला करके, वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल को कंबाइन करने पर, दोनों को एक साथ मिलाने पर जो परिणामी बल प्राप्त होता है उसे विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। तो दूसरे प्रकार का बल प्रकृति में जो मौलिक बल है वह विद्युत चुंबकीय बल है। तब आप लिखें विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रो हो गया, मैग्नेटिक, तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दोनों का संयुक्त प्रभाव विद्युत चुंबकीय बल है। मतलब वैद्युत बल या विद्युत बल एवं चुंबकीय बल के संयुक्त प्रभाव, दोनों का परिणामी बल हो गया, विद्युत बल एवं चुंबकीय बल का, बल के संयुक्त प्रभाव को या दोनों का परिणामी बल को विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। वैद्युत बल एवं चुंबकीय बल के संयुक्त प्रभाव को विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है।
और यह इसका ऑरिजिन कहाँ से है? इसका जो ऑरिजिन है, उत्पत्ति, वह कूलॉम का नियम से। दो आवेशित कणों के बीच क्रियाशील, दो आवेशों के बीच क्रियाशील बल के लिए व्यंजक F = K(Q1Q2/r²), जिसे कूलॉम ने दिया, तथा दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच क्रियाशील बल, चुंबकीय बल F = K(M1M2/r²), यहाँ M1 तथा M2 दो चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं हैं तथा r उसके बीच की दूरी है, और वहीं पर Q1 Q2 दो आवेश हैं और उनके बीच की दूरी r है। तो विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों कूलॉम के नियम से ही प्राप्त किए जाते हैं। तो विद्युत चुंबकीय बल की उत्पत्ति कूलॉम के नियम से। तो विद्युत बल एवं चुंबकीय बल के संयुक्त प्रभाव को विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है, और इसके लिए सूत्र है विद्युत चुंबकीय बल के लिए कूलॉम का नियम, स्थिर वैद्युतिकी में कूलॉम का नियम। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण नियम से प्राप्त होता है, उसी ढंग से यह कूलॉम का नियम। स्थिर विद्युतिकी में F = K नियतांक है, जिसका मान CGS पत्ती में 1 तथा SI पत्ती में 1/4πε Q1Q2/r²। F = K(Q1Q2/r²). यह इलेक्ट्रिक फोर्स है, दो स्थिर आवेशों के बीच में क्रियाशील बल, तथा चुंबकत्व में दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच क्रियाशील बल को Fm संकेत से सूचित किया गया है, और यह K(M1M2/r²). जहाँ M1M2 दो चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं हैं, आकर्षण शक्ति हैं, तथा r उन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है, और उसी ढंग से Q1 Q2 दो आवेशों के बीच की दूरी, Q1 Q2 दो आवेशों के बीच, स्थिर आवेशों के बीच की दूरी r है। यहाँ Q1 Q2 अगर दोनों आवेश प्लस हैं तो एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, और दोनों बलों का, उन दोनों विकर्षण बलों का मान समान होगा, दिशा विपरीत होगी। जैसे यहाँ Q1 पर Q2 के कारण जो बल क्रियाशील होगा तो उसे F12 से सूचित कर सकते हैं, और Q2 पर Q1 के कारण बल को F21 से सूचित किया जा सकता है, परंतु दोनों बलों का मान समान होगा, दिशा विपरीत होगी, और दोनों स्थिर आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? r है, स्मॉल r है। तो इन दोनों के बीच में जो बल क्रियाशील होगा उसे विद्युतीय बल कहा जाएगा। यहाँ दोनों आवेश धन आवेश समान आवेश हैं, इसलिए एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। उसी प्रकार अगर दो चुंबकीय ध्रुव है जिसकी ध्रुव प्रबलताएं, आकर्षण शक्ति M1 तथा M2 है, और उनके बीच की दूरी r है, तो अगर दोनों समान ध्रुव हैं, मतलब दोनों सपोज किया जाए दोनों ध्रुव उत्तरी ध्रुव है, तो एक दूसरे को विकर्षित करेगा। तो यहाँ पर जो M1 पर M2 के कारण जो विकर्षण बल होगा F12, और फिर M2 ध्रुव प्रबलता के चुंबकीय ध्रुव पर M1 ध्रुव प्रबलता के चुंबकीय ध्रुव के कारण जो चुंबकीय बल क्रियाशील होगा वह F21 होगा, जबकि M1 ध्रुव प्रबलता के चुंबकीय ध्रुव पर M2 ध्रुव प्रबलता के कारण जो बल होगा उसे F12 से सूचित करेंगे। तो यहाँ पर दोनों के बीच में अगर दोनों उत्तरी ध्रुव भी है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और दोनों बलों का मान परिमाण में समान होगा, दिशा में विपरीत होगा, तो ये चुंबकीय बल हो गया Fm। तो चुंबकीय बल कूलॉम का नियम से प्राप्त होता है, Fm = K(M1M2/r²), और यहाँ K का वैल्यू μ0/4π, यहाँ μ0 निर्वात या शून्य की चुंबकनशीलता है, जिसका मान 4π × 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर होता है। अब विद्युत चुंबकीय बल के गुणों को डिस्कस किया जाए तो विद्युत चुंबकीय बल का सबसे पहला गुण है कि विद्युत चुंबकीय बल दोनों स्वभाव का होता है। यह आकर्षण एवं विकर्षण दोनों स्वभाव का होता है। तो इसे आप लोग नोट करें, यह मतलब विद्युत चुंबकीय बल आकर्षण एवं विकर्षण दो समान आवेशों के बीच में विकर्षण बल क्रियाशील होता है। दो समान का मतलब दो धन आवेशों हों या दो ऋण आवेश हों, तो दोनों समान आवेश हुआ तो उसके बीच में विकर्षण बल कार्य करता है। जबकि दो असमान आवेश हों, एक धन आवेश है दूसरा ऋण आवेश, एक दूसरे के निकट है, तो उसके बीच में आकर्षण बल क्रियाशील होगा। उसी ढंग से चुंबकीय ध्रुवों का जहाँ तक सवाल है, तो दो समान चुंबकीय ध्रुवों, दो अगर उत्तरी ध्रुव हैं एक दूसरे के निकट हैं तो वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। एक चुंबकीय ध्रुव दूसरे चुंबकीय ध्रुव को विकर्षित करेगा, विकर्षण बल क्रियाशील होगा। परंतु जब दो असमान या विपरीत चुंबकीय ध्रुव होंगे एक दूसरे के निकट, एक जैसे कि एक उत्तरी ध्रुव है और दूसरा दक्षिण ध्रुव है, तो वह एक दूसरे को, दोनों चुंबकीय ध्रुव उस स्थिति में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यह आकर्षण एवं विकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल आकर्षण एवं विकर्षण दोनों स्वभाव का होता है। आकर्षण एवं विकर्षण स्वभाव का होता है, मतलब दोनों स्वभाव इसमें शामिल हैं विद्युत चुंबकीय बल में। तो यह आकर्षण एवं विकर्षण स्वभाव का होता है, दोनों स्वभाव का। और यह भी
इसका भी रेंज अनंत माना जा सकता है। यह नाभिक के आकार, चूँकि परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, जिसमें कि धनावेशित कण प्रोटॉन, उसके अलावा अनावेशित कण न्यूट्रॉन भी होता है। लेकिन प्रोटॉन और नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत आकर्षण बल क्रियाशील होता है, मतलब विद्युतीय बल क्रियाशील होता है। तो इसका जो रेंज होगा वह 10⁻⁻15 मीटर से लेकर के 10⁻14 से 10⁻15 मीटर जो नाभिक का साइज है, और वहाँ से लेकर के कुछ किलोमीटर दूरियों तक यह क्रियाशील हो सकता है। तो इसलिए इसका भी जो प्रभाव क्षेत्र होगा, परिसर, वह अनंत ही माना जाता है। तो इसका परिसर हो गया अनंत, परिसर हो गया विद्युत चुम्बकीय बल का परिसर अनंत ही होगा। गुरुत्वाकर्षण बल का भी परिसर अनंत होता है। तो उतनी दूरी तक तो यह क्रियाशील नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ किलोमीटर दूरियों तक यह क्रियाशील हो सकता है। तो इसका भी परिसर रेंज अनंत होगा। और यह भी व्युत्क्रमण नियम का पालन करता है, विद्युत चुम्बकीय बल भी। यह व्युत्क्रमण नियम का पालन यह भी करेगा, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन। व्युत्क्रम वर्ग नियम यहाँ पर दो स्थिर आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, या दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच क्रियाशील चुंबकीय बल का मान उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान उनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और चुंबकीय बल भी दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच क्रियाशील होने वाला, वह भी उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह व्युत्क्रमण नियम का पालन करता है। व्युत्क्रमण नियम F समानुपाती 1/r² का पालन करता है विद्युत चुम्बकीय बल। विद्युत चुम्बकीय बल तीसरे चौथी प्रॉपर्टी हो सकती है, विद्युत चुम्बकीय बल केवल प्रबल नाभिकीय बल से 100 गुना कमज़ोर होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना तथा दुर्बल नाभिकीय बल से 10⁻11 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तो यह प्रबल नाभिकीय बल से कमज़ोर, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल एवं दुर्बल नाभिकीय बल से अधिक शक्तिशाली होता है। तो यहाँ तक तो यह भी एक शक्तिशाली बल की ही श्रेणी में आएगा, लेकिन प्रबल नाभिकीय बल के बाद। तो यह प्रबल नाभिकीय बल से 100 गुना कम शक्तिशाली होता है, से कमज़ोर, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल एवं दुर्बल नाभिकीय बल से कमज़ोर होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। केवल प्रबल नाभिकीय बल से कमज़ोर, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना अधिक शक्तिशाली, और दुर्बल नाभिकीय बल से भी 10⁻11 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। दुर्बल नाभिकीय बल से अधिक शक्तिशाली होता है, अधिक शक्तिशाली है। पांचवी प्रॉपर्टी, पांचवा गुण इसका विद्युत चुम्बकीय बल का। विद्युत चुम्बकीय बल भी एक केंद्रीय बल है जो दो स्थिर आवेशों या दो चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के अनुरेख कार्य करता है। तो यह मतलब विद्युत चुम्बकीय बल भी यह एक केंद्रीय बल है। इट इज ऑल्सो ए सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो ए सेंट्रल फोर्स। चूँकि यह दो स्थिर आवेशों या दो चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के अनुरेख क्रियाशील होता है, तो वैसे बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। और इसके अलावा यह भी संरक्षी बल है, जो कि दो आवेशित कणों की स्थिति या दो चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति पर निर्भर करेगा, उसके पथ पर निर्भर नहीं करता है। मतलब विद्युत चुंबकीय बल के द्वारा किया गया कार्य वह केवल स्थिति पर निर्भर करेगा, आवेशों की स्थिति या चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति पर निर्भर करेगा, उसके रास्ते पर निर्भर नहीं करेगा कि उसे एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया गया तो किस रास्ते से जाया गया, इस पर निर्भर नहीं करता है। तो विद्युत चुंबकीय बल एक संरक्षी बल है, यह एक संरक्षी बल है। अब उत्पन्न कैसे होता है, क्यों होता है विद्युत चुंबकीय बल?
तो यहाँ पर भी विद्युत चुंबकीय बल यह एक संरक्षी बल है। तो विद्युत चुंबकीय बल की उत्पत्ति का कारण है फोटोन का दो आवेशों के बीच में फोटोन के आदान प्रदान के कारण। तो विद्युत चुंबकीय बल का क्षेत्रकण फोटोन होता है। तो या फोटोन क्या है? फोटोन जो है, फोटोन प्रकाश का कण है जो कि जिसका विराम द्रव्यमान रेस्ट मास शून्य होता है तथा जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। फोटोन आवेश रहित होता है तथा इसका विराम द्रव्यमान भी शून्य होता है। तो विद्युत चुंबकीय बल का मतलब इस बल का क्षेत्रकण फोटोन होता है। दो आवेशों के बीच में फोटोन के आदान प्रदान के कारण विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। तो इस बल का क्षेत्रकण फोटोन होता है। फोटॉन्स होता है। प्रकृति में पाया जाने वाला तीसरा मौलिक बल या मूल बल प्रबल नाभिकीय बल है, जिसकी उत्पत्ति परमाणु का नाभिक या परमाणु के नाभिक के अंदर ही पाया जाता है। मतलब परमाणु के नाभिक के विन्यास तक ही, आकार तक ही सीमित है प्रबल नाभिकीय बल। इसलिए यह एक बहुत ही कम परिसर का बल है। वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, इट इज़ ए वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। अत्यंत अल्प परास परिसर वाला बल प्रबल नाभिकीय बल है, जो केवल परमाणु के आकार तक ही, परमाणु के नाभिक के आकार तक ही सीमित है। उसी के अंदर पाया जाता है नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। तो नंबर 3 तीसरे टाइप का प्रकृति में उपस्थित मौलिक बल या मूल बल है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और यह प्रकृति का सबसे मजबूत, सबसे अधिक शक्तिशाली बल है। अंग्रेजी में इसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इसका उद्गम केंद्र, ऑरिजिन परमाणु का नाभिक है। इसका ऑरिजिन जो है, उद्गम केंद्र, उद्गम स्थान नाभिक है, न्यूक्लियस। किसी परमाणु का नाभिक न्यूक्लियस। और यह नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूक्लियानों के बीच, न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों को संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है, न्यूक्लियंस। तो यह न्यूक्लियंस के बीच क्रियाशील होता है और क्रियाशील होने का कारण है मेसन का एक्सचेंज, मेसन का आदान प्रदान। मेसन नाभिक के अंदर पाया जाने वाला एक कण है जिसकी खोज युकावा ने किया था 1953 ईस्वी में। और मेसन ही वह बल है जो नाभिक के अंदर दो प्रोटोनों को भी बांध कर रखता है। वैसे तो प्रोटोन अनावेशित थी, प्रोटोन धन आवेशित कण है, तो दो प्रोटोनों के बीच में विकर्षण बल क्रियाशील होना चाहिए था, लेकिन होता है आकर्षण। और वह आकर्षण किसके कारण होता है? मेसन के कारण। मेसन के आदान प्रदान, न्यूक्लियंस के बीच मेसन्स के आदान प्रदान के कारण प्रबल नाभिकीय बल उत्पन्न होता है। तो अब इसके गुण को देखा जाए। प्रबल नाभिकीय बल के उत्पत्ति को हमने देखा कि मेसन के कारण यह बल पाया जाता है, इसलिए प्रबल नाभिकीय बल का क्षेत्रकण भी मेसन ही है। मेसन्स जो कि नाभिक के अंदर पाए जाने वाला कण है। 3 प्रकार के मेसन्स पाए जाते हैं: पाई प्लस मेसन, धनात्मक मेसन, उदासीन मेसन, पाई जीरो मेसन, तथा ऋणात्मक मेसन, पाई माइनस मेसन। तो प्रबल नाभिकीय बल मेसन के कारण होता है, मतलब न्यूक्लियंस के बीच, यह न्यूक्लियंस के बीच में परमाणु का नाभिक के अंदर न्यूक्लियंस के बीच मेसन्स के आदान प्रदान के कारण उत्पन्न होता है। तो यह नाभिक के अंदर न्यूक्लियंस
के बीच पाई मेसन्स के 3 प्रकार का मेसन, जैसा कि मैंने बतलाया। तो यह नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूक्लियंस के बीच पाई मेसन्स के विनिमय आदान प्रदान के कारण होता है, आदान प्रदान के कारण क्रियाशील होता है प्रबल नाभिकीय बल, आदान प्रदान के कारण उत्पन्न होता है। तो यह नाभिक के अंदर जो उपस्थित न्यूक्लियंस हैं तो उनके बीच में न्यूट्रॉन के बीच में भी काम करेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी काम करेगा, तथा प्रोटॉन के बीच में भी आकर्षण बल ही होगा। तो केवल आकर्षण स्वभाव का होता है। तो ये किसके बीच में क्रियाशील होगा? न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉनों के बीच में, फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, N फॉर न्यूट्रॉन, P आया है प्रोटॉन के लिए, N न्यूट्रॉन के लिए, एवं प्रोटॉन दोनों धन आवेशित कण हैं, दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स होना चाहिए था। लेकिन प्रबल नाभिकीय बल इतना मजबूत है कि 2 प्रोटॉनों के बीच में विकर्षण बल को ओवरकम करते हुए, उसको निरस्त करते हुए, उसके प्रभाव को बैलेंस करके, उसके प्रभाव को निरस्त करते हुए आकर्षण बल, प्रोटॉन 2 प्रोटॉनों के बीच में आकर्षण बल क्रियाशील होता है। मतलब इतना शक्तिशाली बल है प्रबल नाभिकीय बल कि प्रोटॉन के बीच क्रियाशील स्थिर विद्युतीय विकर्षण बल को भी निरस्त करते हुए आकर्षण बल कराता है, एवं प्रोटॉन के बीच क्रियाशील होता है ये प्रबल नाभिकीय बल के बीच क्रियाशील। नाभिक के अंदर न्यूक्लियंस में न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच एवं प्रोटॉन के बीच क्रियाशील होता है, और तीनों के बीच में न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, फिर भी यह कार्य करता है आकर्षण बल। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, प्रोटॉन पर धन आवेश, उसके बीच भी आकर्षण बल, और दोनों प्रोटॉन पर भी धन आवेश, दोनों धन आवेशित हैं। विकर्षण बल होना चाहिए, लेकिन होता है आकर्षण बल, और यह केवल पाई मेसन्स के एक्सचेंज के कारण, विनिमय के कारण होता है। प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन के बीच, न्यूट्रॉन के बीच। तो यह सबसे अधिक शक्तिशाली बल है, प्रबल नाभिकीय बल सबसे अधिक शक्तिशाली है। यह सबसे अधिक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक शक्तिशाली है। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। यह सबसे अधिक शक्तिशाली बल है, जो मैंने पहले ही बताया प्रबल नाभिकीय बल से 100 गुना अधिक शक्तिशाली होगा, गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻38 गुना अधिक शक्तिशाली, तथा दुर्बल नाभिकीय बल से 10⁻13 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। और ये शॉर्ट रेंज फोर्स है काफ़ी, जो केवल इसका रेंज है 10⁻14 मीटर से 10⁻15 मीटर, जो कि न्यूक्लियस का आकार है, साइज है। तो यह एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, लघु परिसर वाला बल है, लघु परिसर बल, शॉर्ट रेंज फोर्स, जो कि केवल इसका रेंज है 10⁻14 मीटर से 10⁻15 मीटर तक। बहुत ही छोटे आकार में यह क्रियाशील होता है, लेकिन सबसे अधिक शक्तिशाली है। और जैसा कि यहाँ पर हमने देखा कि यह न्यूट्रॉन अनावेशित कण के बीच क्रियाशील होता है आकर्षण बल, और फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी, और प्रोटॉन के बीच में भी। तो मतलब आवेशित कणों, जैसे प्रोटॉन है, धनावेशित कण है, तो उसके बीच में भी क्रियाशील है। न्यूट्रॉन पर कोई अनावेशित कण है, लेकिन प्रोटॉन पर धनावेशित है, इसके बीच में भी क्रियाशील है आकर्षण बल। न्यूट्रॉन दोनों अनावेशित है, तो उसके बीच भी क्रियाशील है। तो यह आवेशों पर, यह न्यूक्लियनों के आवेशों पर निर्भर नहीं करता है। मतलब प्रबल नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के आवेशों पर निर्भर नहीं करता है, यह चार्ज इंडिपेंडेंट है। इट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज ए चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। यह आवेशों पर न्यूक्लियनों के आवेशों पर निर्भर नहीं करता है। तो यह न्यूक्लियनों के आवेशों से स्वतंत्र है, आवेश पर, न्यूक्लियंस के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो यह आवेश पर निर्भर नहीं करता है। प्रबल नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर, न्यूक्लियंस के आवेश पर निर्भर नहीं, न्यूक्लियनों के आवेश पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। यह केवल आकर्षण स्वभाव का होता है, यह भी एक प्रमुख गुण है इसका। यह केवल आकर्षण स्वभाव का होता है, केवल
प्रबल नाभिकीय बल केवल आकर्षण स्वभाव का, इसमें भी विकर्षण नहीं है, आकर्षण स्वभाव का होता है। इसके अलावा यह केंद्रीय बल नहीं है, यह एक अकेंद्रीय बल है, नॉन सेंट्रल फोर्स है, तथा संरक्षी बल भी नहीं है, तो यह एक असंरक्षी बल है। दो अन्य इसके गुण, यह एक अकेंद्रीय बल है, इट इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स। प्रबल नाभिकीय बल यह एक अकेंद्रीय बल है। सातवां प्रॉपर्टी, यह एक असंरक्षी बल है, नॉन कंजर्वेटिव। और यह चूंकि न्यूक्लियस के बीच, नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों के बीच, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच क्रियाशील होता है, तो मेसन्स के विनिमय के कारण, आदान प्रदान के कारण होता है। इसलिए इसका क्षेत्रकण, मतलब प्रबल नाभिकीय बल का क्षेत्रकण मेसन्स होता है, मेसन्स ही है। और प्रबल नाभिकीय बल का क्षेत्रकण हो गया मेसन ही हो गया, क्योंकि मेसन के कारण है, स्थानांतरण के कारण ही होता है। मेसन्स के ही न्यूक्लियनों के बीच में स्थानांतरण के कारण यह उत्पन्न होता है। इसके अलावा यह व्युत्क्रमण नियम का पालन नहीं करता है, एफ नॉट वेरीज एज, एफ वेरीज एज 1/r², तो उसका पालन नहीं होगा। यहाँ पर यह एफ वेरीज एज 1 का पावर 5 या 1 का पावर 6 पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूरी के 5वें या 6ठे घात के का व्युत्क्रमणपाती होता है, तो व्युत्क्रमण नियम का पालन नहीं करता है। यह भी एक प्रॉपर्टी। नंबर 8, प्रबल नाभिकीय बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता है। यह सभी गुण हैं प्रबल नाभिकीय बल के, जो कि प्रकृति में उपस्थित सबसे मजबूत बल है। और अंत में फोर्थ टाइप, चौथे प्रकार का मौलिक बल या प्रकृति में उपस्थित मूल बल, दुर्बल नाभिकीय बल। नंबर 4, दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अंग्रेजी में इसे वीक न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। नाम इसका दुर्बल नाभिकीय बल है, मतलब इसकी व्युत्पत्ति परमाणु का, इसका भी उद्गम केंद्र परमाणु का नाभिक ही है। लेकिन यह प्रबल नाभिकीय बल इतना शक्तिशाली नहीं है, बल्कि प्रबल नाभिकीय बल से काफ़ी कमज़ोर है। लेकिन एकमात्र बल जिससे अधिक यह शक्तिशाली है वह गुरुत्वाकर्षण बल है। अब यह उत्पन्न कब होता है? दुर्बल नाभिकीय बल की उत्पत्ति रेडियो सक्रिय नाभिक या अस्थायी नाभिक, अस्थायी नाभिक किसे कहा जाता है? जिसमें वैसा नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों का अनुपात 1.5 से ज़्यादा होता है, n/p इज ग्रेटर देन 1.5, वह नाभिक अस्थायी कहा जाता है। मतलब वैसा नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से 1.5 गुना से ज़्यादा हो, वह नाभिक अस्थायी कहा जाता है, अनस्टेबल। तो अस्थायी नाभिक से रेडियो सक्रियता की घटना होती है, उससे रेडियो सक्रिय नाभिक से, अस्थायी नाभिक से अल्फा बीटा तथा गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं, जिसे रेडियो सक्रियता कहा जाता है। तो किसी अस्थायी नाभिक या रेडियो सक्रिय नाभिक से बीटा कण के उत्सर्जन के समय इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रिनो के बीच क्रियाशील होने वाले बल को दुर्बल नाभिकीय बल या कमजोर नाभिकीय बल कहा जाता है। तो यह किसके बीच पाया जाता है? तो दुर्बल नाभिकीय बल बीटा डीके के समय, बीटा क्षय के समय इलेक्ट्रॉन तथा
न्यूट्रिनो के बीच पाए जाने वाला आकर्षण बल है। तो यह भी केवल आकर्षण स्वभाव का होता है। तो इसे आप लोग नोट करें। बीटा 6 मीन्स बीटा डीके अंग्रेजी में, बीटा 6 के समय, मतलब किसी नाभिक से बीटा 6 के समय, अस्थायी नाभिक से बीटा 6 के समय, नाभिक से बीटा 6, नाभिक कैसा होगा? अस्थायी, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से 1.5 गुना से ज़्यादा हो। तो नाभिक से बीटा, अस्थायी नाभिक या रेडियो सक्रिय नाभिक, अस्थायी नाभिक से बीटा 6 के समय इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। उसके साथ साथ न्यूट्रिनो भी उपस्थित होता है, एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन E- एवं एंटी न्यूट्रिनो, जो कि न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल है, प्रतिकण है। जैसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन होता है E+, उसी ढंग से न्यूट्रिनो का प्रतिकण एंटी न्यूट्रिनो होता है। एवं एंटी न्यूट्रिनो के बीच इसका संकेत होता है न्यू बार, न्यू के ऊपर डैश, न्यू बार के बीच क्रियाशील आकर्षण बल को, केवल आकर्षण स्वभाव का होगा। इसका जो गुण होगा दुर्बल नाभिकीय बल का गुण, वह प्रबल नाभिकीय बल के ही समान है, कि बीच क्रियाशील आकर्षण बल को दुर्बल नाभिकीय बल कहा जाता है। दुर्बल नाभिकीय बल। तो इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रिनो के बीच क्रियाशील पाए जाने वाला जो आकर्षण बल है उसको दुर्बल नाभिकीय बल कहा जाता है, जो कि बीटा 6 के समय पाया जाता है। दुर्लभ नाभिकीय बल तो केवल बीटा 6 के समय, इसलिए हमेशा ये दुर्बल नाभिकीय बल, ये मतलब रेयर पाया जाने वाला फोर्स है। रेयरली यह पाया जाता है, क्योंकि केवल बीटा 6 के समय ही इलेक्ट्रॉन तथा एंटी न्यूट्रिनो के बीच में क्रियाशील होता है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल कहा जाता है। तो यह दुर्बल नाभिकीय बल हो गया। तो इसका भी गुण, तो सभी गुण इसके प्रबल नाभिकीय बल के ही समान है। फिर भी इसका जो रेंज हो, यह भी केवल आकर्षण स्वभाव का होता है। यह केवल प्रबल नाभिकीय बल भी आकर्षण स्वभाव का था, केवल आकर्षण स्वभाव का होता है, केवल अट्रैक्शन नेचर का वीक न्यूक्लियर फोर्स, यह केवल आकर्षण स्वभाव का होता है। और यह भी काफ़ी शॉर्ट रेंज फोर्स है। इसका भी परिसर ये 10 टू पावर -15 मीटर, -14 टू -15 मीटर, इसका भी रेंज वही है, अधिकतम रेंज। इसका परिसर मतलब इस बल का परिसर, दुर्बल नाभिकीय बल का या कमजोर नाभिकीय बल का, इसका परिसर 10 टू द पावर -15 मीटर होता है। और इसका क्षेत्रकण न्यूट्रिनो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच क्रियाशील होने वाला आकर्षण बल है। तो इस बल का क्षेत्रकण मतलब कमजोर नाभिकीय बल का क्षेत्रकण फील्ड पार्टिकल्स न्यूट्रिनो, जिसका संकेत न्यू होता है, और इसी का प्रतिकण है एंटी पार्टिकल, एंटी न्यूट्रिनो। क्षेत्रकण न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो है इसका क्षेत्रकण। और यह भी एक अकेंद्रीय बल है, असंरक्षी बल है, और केवल गुरुत्वाकर्षण बल से यह गुरुत्वाकर्षण बल से 10 टू पावर 25 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल से 10 टू द पावर 25 गुना अधिक शक्तिशाली। होता है। परंतु प्रबल नाभिकीय बल से
10⁻13 गुना कम शक्तिशाली तथा विद्युत चुम्बकीय बल से 10⁻11 गुना कम शक्तिशाली होता है, लेकिन प्रबल नाभिकीय बल से 10⁻25 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। यह एक असंरक्षीय बल है, यह एक अकेंद्रीय बल है। तो ये सभी गुण प्रबल नाभिकीय बल के गुणों के समान है। लेकिन दुर्बल नाभिकीय बल बहुत ही रेयरली पाया जाता है, बहुत ही दुर्लभ स्थिति में ही पाया जाता है। केवल बीटा क्षय, अस्थायी नाभिक से बीटा क्षय के समय ही इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रिनो के बीच में क्रियाशील आकर्षण बल को दुर्बल नाभिकीय बल कहा जाता है। अब चारों बलों को डिस्कस कर लेने के बाद इनकी आपेक्षिक जो शक्ति है उसको हम तुलनात्मक रूप से उसे देखा जा सकता है। इन चारों बलों का कितना गुना एक दूसरे से शक्तिशाली होगा या कमज़ोर होगा उसे देखा जा सकता है। तो अगर उसको रेशियो के रूप में, अनुपात के रूप में देखा जाए, इन प्रकृति के मौलिक बलों की आकर्षण शक्ति को तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए, तो अगर प्रबल नाभिकीय बल है उसको अगर हम 1 मान लें, इसके बाद विद्युत चुम्बकीय बल आएगा, विद्युत चुम्बकीय बल, तो विद्युत चुम्बकीय बल इसकी अपेक्षा 10⁻⁻2 मतलब 1/100 गुना कम शक्तिशाली होगा। मतलब यहाँ पर घटते हुए क्रम में, यहाँ पर मौलिक बलों को घटते हुए क्रम में इसके स्ट्रेंथ को, शक्ति को, इन बलों की शक्ति को घटते हुए क्रम में सबसे अधिक प्रबल नाभिकीय बल का अगर 1 मान लें तो विद्युत चुम्बकीय बल का 1/100 होगा 10⁻⁻2। इसके बाद इसकी तुलना में अगर प्रबल नाभिकीय बल की तुलना में अगर देखा जाए तो उसके बाद कमजोर नाभिकीय बल 1/10⁻13 टाइम वीकर होगा प्रबल नाभिकीय बल से, तो -13 हो जाएगा। और फिर अंत में सबसे कमज़ोर बल मैग्नीट्यूड में, तो वह अगर प्रबल नाभिकीय बल को 1 माना जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमज़ोर बल है, यह 1/10⁻38 टाइम्स इसका प्रबल नाभिकीय बल का, तो ये -38, 1/10⁻38 मीन्स 10⁻−38 यह है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल को 1 मान लिया गया है और यह है विद्युत चुम्बकीय बल। यह स्ट्रेंथ है, विभिन्न बलों की शक्ति है जो कि घटते हुए क्रम में। यह विद्युत चुम्बकीय बल है 10⁻⁻2 मतलब प्रबल नाभिकीय बल का प्रबल नाभिकीय बल का बल से कितना गुना, 10⁻⁻2 का मतलब है 100 गुना कम शक्तिशाली होगा, माने 1 का 10⁻2 टाइम हो गया, 1/100 टाइम। यह हो गया 1 का 10⁻13 टाइम्स। ये कौन सा बल है 10⁻13? यह कमजोर नाभिकीय बल है। और गुरुत्वाकर्षण बल नाभिकीय बल का कितना हो जाएगा 1/10⁻38 टाइम, दैट इज 10⁻−38। यह विद्युत चुम्बकीय बल है 10⁻−13 कमजोर नाभिकीय बल है या दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल और 10⁻−38 यह सबसे कमज़ोर बल है गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन सबसे अधिक इसका परिसर है, अनंत तक यह गुरुत्वाकर्षण बल है। तो यह प्रकृति में उपस्थित मौलिक बलों का कि तुलनात्मक शक्ति है, स्ट्रेंथ है, उसका रेशियो है कि कौन बल सबसे अधिक शक्तिशाली है। प्रबल नाभिकीय बल 1, तो विद्युत चुम्बकीय बल 1/100 टाइम्स हो जाएगा उसका। फिर दुर्बल नाभिकीय बल प्रबल नाभिकीय बल का 1/10⁻13 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 10⁻−13। और गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल नाभिकीय बल का 1/10⁻38 टाइम्स वीकर होगा, मतलब 10⁻−38 टाइम्स। तो ये चारों बलों का आनुपातिक शक्ति है, क्षमता है चारों बलों की का स्ट्रेंथ को यहाँ यह निरूपित करता है। और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया प्रकृति में उपस्थित मौलिक बल। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे
अध्याय 1 भौतिक जगत का 5वां भाग, जो कि अंतिम भाग होगा, जिसमें बलों का एकीकरण की ओर और भौतिक नियमों की प्रकृति, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।